हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन होता कैसे है। देखो, सबसे पहले हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, माना कि ये फेफड़े हैं और यहाँ पर बाहर से वायुमंडल से गैसें आती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी गैसें अंदर आती हैं। और इस फेफड़ों के अंदर हमारे शरीर से जो अपशिष्ट CO2 होती है, अपशिष्ट CO2 वो भी यहाँ पर आती है। मतलब हमारी जो बॉडी होती है उससे तो CO2 आती है और वायुमंडल से जो होती है वो गैसों का एक मिश्रण आता है। गैसों का मिश्रण मतलब कि इसमें सारी गैसें होती हैं। यहाँ पर आने के बाद इनका आदान प्रदान होता है। मतलब बाहर से तो ऑक्सीजन फेफड़े में आती हैं और यहाँ जो CO2 थी वो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। और यहाँ पर आने के बाद गैसें जो होती हैं वो मतलब कि विस्तृत होती हैं। मतलब कि यहाँ फेफड़ों से CO2 वायुमंडल में और वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़ों में। और हमने लास्ट पढ़ा था कि जो फेफड़े होते हैं उसका सबसे आंतरिक पार्ट एयर सैक होता है, वायुकोश होता है, वायु कूपिकाएँ होती हैं और यहाँ पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण यहाँ से CO2 बाहर जाती है और O2 अंदर आती है। और यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो एक मेथड, एक विधि है विसरण विधि के द्वारा होता है। अब विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है पदार्थ के अणु अपनी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विस्तृत होते हैं। मतलब पदार्थ के अणु अपनी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। अब यहाँ पर बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई, अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है फेफड़ों में, इसलिए कहाँ चली गई, बाहर। यहाँ पर एक शब्द आया है आंशिक दाब। इस आंशिक दाब का मतलब क्या होता है? आंशिक दाब का मतलब ये होता है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में गैसें होती हैं, और ये सभी जो गैसें होती हैं जैसे कि CO2, H2O, CO2, O2, N2 या फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें जो समुद्र है, उसकी सतह पर एक दाब डालती हैं। ये सभी गैसें समुद्र की सतह पर एक दाब डालती हैं और इस दाब का मान होता है 760 mmHg। इस दाब का मान होता है 760 mmHg। और ये जो दाब है वो सभी गैसों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मतलब कि ऑक्सीजन के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, CO2 के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन के द्वारा भी। मतलब कि प्रत्येक गैस का अपना एक योगदान होता है। इस समुद्र की सतह पर जो दाब लग रहा है उसमें प्रत्येक गैस का अपना एक योगदान होता है और वो प्रत्येक गैस का ही योगदान वो कहलाता है आंशिक दाब। मतलब कि प्रत्येक गैस का अपना एक योगदान होता है दाब लगाने में और उस दाब को बोला जाता है आंशिक दाब, जिसका मान कितना होता है, 760 mmHg। अब यहाँ पर जो आंशिक दाब है उसको P से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है P बराबर कुल दाब इंटू वायु में गैस का प्रतिशत, मतलब कि कौन सी गैस कितना % है, अपॉन 100।
यानी कि एक फॉर्मूला होता है आंशिक दाब का कि P बराबर कुल दाब इंटू वायु में गैस का प्रतिशत कि कौन सी गैस कितना परसेंट है वो अपॉन 100। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि वायुमंडल के अंदर गैसें होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वायुमंडल में इनका कितना परसेंट है। तो सबसे पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78% और CO2 होती है 0.03%। ये हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं। निःश्वसन का मतलब होता है श्वास लेना। जब श्वास लेते हैं तो सारी जो गैस होती है, ऑक्सीजन जितना परसेंट है वो अंदर जाती है 21%, CO2 जाती है नाइट्रोजन जाती है 78% और CO2 जाती है 0.03%। उसके बाद उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गैस को बाहर छोड़ना। उच्च श्वसन के दौरान ऑक्सीजन आती है 16.4%, नाइट्रोजन वही आती है 78%, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आती है 4%। इसके बाद हम बात करते हैं वायु कूपिका में इनकी कितना परसेंट है। वायु कूपिका के अंदर ऑक्सीजन होता है 15.2, नाइट्रोजन वही 78% और CO2 होता है 5.2%। तो ये टोटल है कि वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, निःश्वसन के दौरान कितना लेते हैं, उस श्वसन के दौरान कितना छोड़ते हैं और वायु कूपिका में कितना है। उसके बाद ये तो था इनका टोटल परसेंट वायुमंडल में, निःश्वसन के दौरान कितनी लेते हैं, उच्च श्वसन के दौरान कितनी छोड़ते हैं और वायु कूपिका में कितना है। उसके बाद हम नंबर 1 पर बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का आंशिक दाब। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब याद करते हैं। आंशिक दाब याद करने का फॉर्मूला है P बराबर कुल दाब इंटू वायु में गैस का प्रतिशत अपॉन 100। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा वायुमंडल में? वायुमंडल की सबसे पहले कुल दाब कितना है 760। वायु में गैस का परसेंट कितना है? वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में कितना है 21% अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद में निःश्वसन का आंशिक दाब वही 760 इंटू 100। इसके बाद में उच्च श्वसन वही 760 इंटू 16.4 अपॉन 100। इसके बाद वायु कूपिका 760 इंटू 16.4 अपॉन 15.2। इसको अब कर लेना सोल्व। इसके बाद में CO2 जो है हम बात कर लेते हैं CO2 के आंशिक दाब की। CO2 का आंशिक दाब वही वायुमंडल में
760 इंटू CO2 कितना था 0.3%, 0.3 अपॉन 100। इसके बाद निशोषण 0.3, उच्च श्वसन 0.3, क्योंकि उच्च श्वसन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन होती है 4%। वायु कूपिका 5.214। इसके बाद नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का आंशिक दाब। होगा वही वायुमंडल में, इसकी सभी जगह कंसंट्रेशन सेम है, तो ये हो जाएगा 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 600 mmHg। तो ये होता है आंशिक दाब। इसके बाद हम बात करते हैं कि गैसें जो हैं, गैसों का परिवहन। गैसों के परिवहन में नंबर 1 पर हम बात करते हैं सबसे पहले, नंबर 1 पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन में कि जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो होता कैसे है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्लाज्मा के द्वारा, और बाकी 3% जो है वो होता है RBC के द्वारा। 97% प्लाज्मा के द्वारा, 3% RBC के द्वारा होता है। अब जो 97 प्लाज्मा के द्वारा, 97 RBC के द्वारा और 3% प्लाज्मा के द्वारा, ये जो 97% RBC के द्वारा हुआ है, इसमें RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। मानव के अंदर एक रक्त रंजक पदार्थ होता है, मानव के रक्त में एक रक्त रंजक पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन, जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। और मानव की जो RBC होती है, RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन समाहित हो सके और ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन समाहित हो सके और ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। तो सबसे पहले होता कैसे है ये परिवहन, तो उसमें नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं RBC के द्वारा। तो नंबर 1 RBC। देखो सबसे पहले जो अपना रक्त है, रक्त में प्लाज्मा होती है, RBC होती है, और RBC की जो संरचना की हम बात करते हैं, RBC में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो हम संरचना की बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त में RBC, और RBC में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की संरचना की, तो हीमोग्लोबिन की संरचना के अंदर एक आयरन होता है जो फेरस के रूप में होता है, आयरन, लोहा, आयरन होता है। और इसके अलावा इसमें एक ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन में आयरन, और इसके अलावा एक ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। एक जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक आयरन और एक ग्लोबिन प्रोटीन, और एक जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है इसकी 4
श्रृंखला होती है, दो होती हैं अल्फा श्रृंखला यानी कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और दो होती हैं बीटा श्रृंखला। दो तो अल्फा और दो बीटा, दो अल्फा दो बीटा। और जो प्रत्येक जो श्रृंखला होती है, प्रत्येक श्रृंखला उसके साथ में एक आयरन जुड़ा होता है प्रत्येक के साथ। तो दो तो किसके साथ जुड़ जाएंगे? अल्फा के साथ। दो किसके साथ जुड़ जाएंगे? बीटा के साथ। दो अल्फा दो बीटा। टोटल ग्लोबिन के साथ में कितने आयरन जुड़ गए? टोटल 4, दो अल्फा के साथ दो बीटा के साथ। और एक हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है और एक ग्लोबिन में 4 आयरन अणु होते हैं। और एक आयरन का अणु एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या करता है? परिवहन करता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु का क्या करती है? परिवहन करती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु का क्या करती है? परिवहन करती है। मानव के अंदर 15 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होता है, मतलब कि प्रत्येक 100 ml रक्त के अंदर 15 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका परिवहन होता कैसे। तो सबसे पहले वायुकूपिका, ये वायुकूपिका, ये रक्तवाहिनी। वायुकूपिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 115 mmHg। CO2 का आंशिक दाब होता है 40 mmHg। यह है रक्तवाहिनी, और रक्तवाहिनी में CO2 का आंशिक दाब होता है 45 mmHg, ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg। यानी कि यहाँ पर वायुकोश में, एयर सैक में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है, इसके कारण ये वायुकोश से चली जाती हैं कहाँ पर? रक्तवाहिनी में ये चली गई। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए CO2 आती है वायु रक्तवाहिनी से एयर सैक वायुकोश में आती है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ से ऑक्सीजन रक्तवाहिनी में जाती जाएगी, रक्तवाहिनी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई? रक्तवाहिनी में, और रक्तवाहिनी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। पहले कितनी थी? 40 थी। पहले कितनी थी? 40 थी, और अब कितनी हो गई? 107 हो गई। CO2 कम हो गई, क्योंकि CO2 कहाँ चली गई? इधर चली गई वायु कोश में। उसके बाद यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए यहाँ से कहाँ पर जाएगी? कोशिका में। रक्तवाहिनी से कहाँ पर जाएगी? कोशिका में। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए कहाँ पर आएगी? रक्तवाहिनी में। तो सबसे पहले फेफड़ों के अंदर एयर सैक, और एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, 115 mmHg है, कार्बन डाइऑक्साइड की 40 mmHg है। यहाँ पर विसरण होगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का परिवहन होगा। यहाँ पर O2 है 115 mmHg, और यहाँ पर कितना है? 40। तो यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए एयर सैक वायुकोश से ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? रक्तवाहिनी में जाएगी। किसके साथ जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर। और उसके बाद यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, 45 है mmHg, इधर कितना है? 40 mmHg। तो यहाँ से इधर आएगी। जैसे जैसे
ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर जाती जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है। बढ़ने के कारण इसकी कंसंट्रेशन होगी 107 mmHg। CO2 की क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ से कम हो गई, यानी कि यहाँ से कहाँ पर गई, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से रक्त वाहिनी से कहाँ पर, सेल के अंदर चली जाएगी, कोशिका में। और यहाँ से CO2 रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनी से एयर सैक में, और एयर सैक से बाहर, और ऑक्सीजन बाहर से एयर सैक में, एयर सैक से रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से आरबीसी या हीमोग्लोबिन के दौरान 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है।